अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीक के सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड एसबीटी की क्लास में आप सभी का वार्म वेलकम है। मेरा नाम है अमन बहल और ये क्लास होती है स्पेशल आपके लिए भी और मेरे लिए भी। 2 वीक से 2 सैटरडेज से मैं नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन इस सैटरडे से इसको कंटिन्यू करेंगे। जो लोग नए हैं उनको बता दें, इस क्लास में आप मैथ्स और रीजनिंग वाला लॉजिक जो है इंग्लिश में भी फिट करने की कोशिश मैं आपको करवाता हूँ। मैं कुछ सेंटेंसेज आपके सामने रखूँगा, उन सेंटेंसेस के हर वर्ड को मैं ब्रेक करता हुआ चलूँगा। ब्रेक करने से आपको उनका पार्ट ऑफ स्पीच पता लगेगा, क्या काम करता है वो वर्ड वो सेंटेंस में, आपको ये भी पता लगेगा। और लास्ट में कौन सा ग्रामर रूल क्यों लॉजिक के साथ लगा हुआ है, इस चीज़ को भी आप जानोगे। तो ओवरऑल आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करने वाली क्लास है। फटाफट से आ जाओ, क्लास को शुरू कर लेते हैं। सारे सेंटेंस लिए हमने द हिंदू के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस में से। ये लास्ट वीक का सेंटेंस था जो मैंने आपको क्विज में दिया था। क्या करेंगे, सबसे पहले इसी सेंटेंस से अपनी क्लास को आज जो है ना आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, राइटिंग स्किल्स का कोर्स लॉन्च हो चुका है अपनी ऐप पे। साथ ही साथ एसएससी और बैंक के प्रीलिम्स के कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में सस्टेनेबल मॉडल्स में दे रहा हूँ। हज़ारों रुपए के कोर्स हैं, 50-50 रुपये में आप एक्सेस कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें ऐप को YT योर इंग्लिश ट्यूटर प्ले स्टोर से। मोबाइल नंबर डाल करके कोर्सेज वाली टैब में जाएं, स्टोर में सारे कोर्स आपको दिखेंगे। जिस भी कोर्स को आप बाय करते हैं, कंटेंट टैब में जाकर के उसके सारी वीडियोस को आप एक के बाद एक देख सकते हैं। ज़रूर से डाउनलोड कर लें ऐप को। क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन सबको मिले, इसीलिए ऐप को डिज़ाइन किया गया है। चलिए, ये सेंटेंस था पहला। हिडन एरर्स हैं हर सेंटेंस के अंदर, जानबूझ करके रखी गई हैं। पहले मैं इसको रेगुलर अंदाज में पढ़ता हूँ जैसे पढ़ना चाहिए, फिर इसको ब्रेक करेंगे। कह रहा द लुफ्टवाफे वॉज to be an organization capable of carry out the broad and general support tasks in spite of any specific mission। कह रहे जो लुफ्टवाफे नाम की कंपनी है, लुफ्टवाफे है ना, जर्मन कंपनी है, सही से मैं शायद नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लुफ्टवाफे इसको लिखा जाता है। कह रहे ये थी और क्या होने वाली, टू बी और क्या होने वाली, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जो कैपेबल होगी, सक्षम होगी। और किस काम के लिए भाई, कैरी आउट करने के लिए, अंजाम देने के लिए बहुत ही बड़े, बहुत ही विस्तार वाले और जनरल से सपोर्ट टास्क को, जिसमें कुछ स्पेसिफिक ना हो, है ना, बड़ा सा ब्रॉड सा टास्क को, ऐसे टास्क को ये करने वाली थी, अंजाम देने वाली थी। और किसके बदले एनी स्पेसिफिक मिशन के, किसी खास मिशन के। तो ये जो संस्था थी ना, ये जो कंपनी थी, इसको कोई मिशन नहीं मिलने वाला था। कोई आप वहाँ जाओ अफगानिस्तान में 5 आदमियों को छुड़ा करके लाओ, ऐसा मिशन नहीं मिलने वाला था। इसको ब्रॉड टास्क मिलने वाले थे कि आप हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करो, है ना, आप इस तरीके से इस बड़े से टास्क को संभालो। तो जनरल सपोर्ट टास्क ये लेने वाली थी। समझ गए। अब इस सेंटेंस को हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने के कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको सारे नाउन्स मिलेंगे ग्रीन कलर में, देख रहे हो, नाउन्स ग्रीन कलर में। सारी वर्ब्स मिलेंगी या रेड कलर में। कंजंक्शन मिलेंगी येलो कलर में जहाँ भी आएंगी, एडवर्ब पिंक कलर में अगर आई होगी तो, और एडजेक्टिव मिलेंगे ब्लू कलर में। ये सब कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पिछली क्लासेस में हम कई बार सीख चुके हैं ना। नाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस कैसे निकालना है, तो वो ट्रिक्स आप पिछली क्लासेस से जरूर से जा करके देख लें। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैंने कलर दे दिया है, उसके बाद में 3 रूल्स को आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 1 ये है कि सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। कम से कम का मतलब है सब्जेक्ट 10 भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा। और रूल नंबर 2 और भी सिंपल है, जितने सब्जेक्ट हैं कम से कम उतनी वर्ब्स जरूर होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट है तो कम से कम 5 वर्ब्स जरूर होंगी, 15 भी हो सकती हैं। और रूल नंबर 3, ये जो आप डार्क ब्लैक कलर में देख रहे हो, ऑफ है, इंस्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट है, एट है, बाय है, ऑन है, ये सब प्रेपोजिशंस जो हैं हमेशा प्रेपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट जरूर लेंगी। और ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये ग्रीन कलर वाले, नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। बस 3 रूल्स को हमें फॉलो करना है। अब मैं शुरू कर लेता हूँ। कह रहे द लुफ्टवाफे संस्था का नाम है, कंपनी का नाम है। अगर इस कंपनी को भी आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो ये निकलेगी एक जर्मन की एयरफोर्स का नाम। मतलब ये कंपनी नहीं है, एक्चुअल में जर्मन की एयरफोर्स है। और कौन से जर्मनी की, 2nd वर्ल्ड वॉर से पहले वाले। तो लुफ्टवाफे एक्चुअल में एक सरकारी संस्था का नाम है, इसलिए इसके आगे द लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये प्राइवेट होती तो हम यहाँ पे द को यूज ना करते। कह रहा है ये जो सरकारी संस्था है लुफ्टवाफे, तो लुफ्टवाफे आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट नाउन है, सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, किसी प्रेपोजिशन और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं है। समझ गए। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट।
रूल नंबर 1 पूरा हो गया, सब्जेक्ट आपको मिल चुका है, आगे बढ़ो। वर्ब हो गई इसकी वॉज, वर्ब भी मिल गई, रूल नंबर 2 पूरा हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ये हो गई आपकी वर्ब। अब ये देखो टू बी क्या है। बी फैमिली की वर्ब के बाद में, बी फैमिली की वर्ब के बाद में जब आपको मेन वर्ब बन के आए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, फिर सुन लो, बी फैमिली की वर्ब्स जब मेन वर्ब बन के आ जाएं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब की सब अपने बाद में लेती हैं एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। आई एम अ टीचर, शी इज सक्सेसफुल, लुफ्तवाफे वॉज टू बी, ये टू बी है यहाँ पे एक इन्फिनेटिव, इसका मतलब है होने वाला था, होने वाला था। इन्फिनेटिव जनरली आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो लुफ्तवाफे होने वाला था, टू बी इन्फिनेटिव जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये वर्ब की टू प्लस में बेस फॉर्म से मिलकर के बना है टू इन्फिनेटिव। आगे बढ़ेंगे, इस इन्फिनेटिव से व्हाट का रिप्लाई देने वाला ये नाउन है, ऑर्गेनाइजेशन इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। जो भी चीज वर्ब से, इन्फिनेटिव से, जीरेंड से, पार्टिसिपल से व्हाट या हुम का रिप्लाई कर दे, क्या होने वाला था भाई, व्हाट डिड इट वांट टू बी, ये होने वाला था एक ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए ना। तो टू बी से व्हाट का रिप्लाई करने वाला नाउन बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके बाद कैपेबल नाम का एक एडजेक्टिव रखा है। कैपेबल को अभी डिक्शनरी में सर्च करो, ये आपको दिखाएगा कैपेबल एक एडजेक्टिव होता है। इसकी नाउन फॉर्म होती है कैपेसिटी, आपकी सक्षमता। कैपेबल मतलब सक्षम, है ना, किसी चीज के लिए एबल। तो कैपेबल नाम का एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये बाद में क्यों रखा है, इस नाउन के पहले क्यों नहीं रखा। अभी आगे बढ़ते जाओ। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कैरी आउट नाम का ये वाला फ्रेजल वर्ब। कैरी आउट को डिक्शनरी में सर्च करो, मैं एक काम करता हूँ डिक्शनरी खोल ही लेता हूँ, आपको साथ साथ में सर्च करता दिखाऊंगा। देखो यहाँ डाल देते हैं हम कैरी आउट, कैरी आउट। ये वर्ड वेब डिक्शनरी है, नेट पे अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है इसको, है ना। वर्ड वेब इस डिक्शनरी का नाम है। कैरी आउट क्या है, एक फ्रेजल वर्ब, है ना, वर्ब। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को अंजाम देना, किसी काम को पूरा करना। तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये कैरी आउट नाम की वर्ब। आगे आएंगे एरर्स पे, अभी आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, कैरी आउट किस चीज़ को करना है, इस कैरी आउट वर्ब का ऑब्जेक्ट है सपोर्ट टास्क। दो नाउन मिले हुए हैं एक साथ में, कंपाउंड नाउन को बना रहे हैं। गोल्ड मेडल, आइस टी, स्पोर्ट्स कार, सपोर्ट टास्क, है ना। तो कैरी आउट करना है, वर्ड से रिप्लाई करने वाला ये नाउन है इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो ये बीच में क्या है, ब्रॉड और जनरल दो एडजेक्टिव हैं जो कि एक एंड नाम की कंजंक्शन से मिले हुए हैं। सपोर्ट टास्क किस प्रकार के हैं, जो बड़े ब्रॉड हैं और बड़े जनरल हैं। समझ गए मेरी बात को। इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है बावजूद। इस इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मिशन नाम का ये वाला नाउन। आपको बताया ना मैंने, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो इस इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मिशन नाम का नाउन। और ये मिशन किस प्रकार के हैं, स्पेसिफिक भी हैं और एनी भी हैं। दो एडजेक्टिव स्पेसिफिक और एनी इस मिशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। एक बार इस खिचड़ी को मैं सुलझा देता हूँ आपके सामने, सारे वर्ड्स को मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, फिर अपने को पकड़ना है एरर्स को। लुफ्तवाफे आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। टू बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव से व्हाट का रिप्लाई करने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का नाउन इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन शुरू में ओ ले रही है, इसलिए हमने एन को यूज़ किया है, ए को यूज़ नहीं किया है। ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है, जो है कैपेबल। समझ गए, कैपेबल एक एडजेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई कर रहा है। और ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कैरी आउट नाम का ये वाला वर्ड। ये एक फ्रेजल वर्ब है। अभी हमें चेक करना है ऑफ के बाद कैसे आई। आगे बढ़ो। कैरी आउट किसको करना है, सपोर्ट टास्क को। कैरी आउट वर्ब से सपोर्ट टास्क नाम का जो ये वाला कंपाउंड नाउन है, ये उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। वर्ब से व्हाट या वाई का रिप्लाई कर रहा है, हुम का। ये टास्क किस प्रकार के हैं, एक तो ब्रॉड है, एक जनरल है। दो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव 1, एडजेक्टिव 2 एंड से जुड़ करके मिल करके इस टास्क नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मिशन, मिशन, ठीक है। और मिशन है स्पेसिफिक और एनी, दोनों एडजेक्टिव मिशन नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आ जाओ फटाफट से एरर्स पे, समझा दूं, अलग से ले जाके समझा देता हूं। रूल मैंने आपको बता चुका हूं, 3 नंबर रूल। प्रेपोजिशन अपने साथ में नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड को ऑब्जेक्ट बना के लेती है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में बड़ा अच्छा है। एड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। जब भी आप किसी चीज़ में अच्छे या बुरे होते हो तो आप एड लगा के बताते हो, आई एम गुड एट दिस या आई एम बैड एट दिस। तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सभी के सभी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। अभी दिखा दूँ मैं आपको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट क्या कहलाता है। अभी चेक कर लो यहाँ पे, इंग्लिश, इंग्लिश,
इंग्लिश एक एज ए सब्जेक्ट होता है नाउन, एज अ लैंग्वेज या एज ए सब्जेक्ट होता है नाउन, है ना। अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश एक एडजेक्टिव भी है जो कि अंग्रेजों के लिए यूज होता है, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश हिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, तो एट इंग्लिश हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया। लेकिन यहाँ देखो मैं बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है, वो इंग्लिश लिखने में अच्छा है, बोल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, बस लिख लेता है, तो ही इज गुड एट राइट इंग्लिश, ऐसा ही करूँगा। लेकिन राइट तो एक वर्ब है, राइट तो एक वर्ब है, राइट एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जीरेंड में बदलना पड़ेगा। कभी भी प्रपोजिशन अपने बाद में वर्ब नहीं लेता, सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही लेता है। तो मैं क्या करूँगा, गुड एट राइटिंग इंग्लिश, है ना, यही करना ना। बस यहाँ भी वही करो, इट वॉज कैपेबल ऑफ कैरी आउट, नहीं कैरिंग आउट, ये भी वर्ब है, इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करो ताकि ये प्रपोजिशन का ठीक से ऑब्जेक्ट बन सके। समझ गए ना। तो ये हो गई आपकी एरर नंबर 1, आपको वर्ब को जीरेंड में चेंज करना था, कैरिंग आउट लिखना था कैरी आउट की जगह। अब आओ दूसरी जो एरर है इसमें, इंस्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ, इनमें क्या फ़र्क है, ध्यान से समझो। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, और इसका मतलब होता है बजाय। बावजूद बारिश के मैं ऑफिस चला गया, और बजाय चाय के मैं कॉफ़ी पीऊँगा। हिंदी में बता रहा हूँ, देसी भाषा में इनका बीच का अंतर बड़ा आसान है, लेकिन ये कंफ्यूज करती हैं। दोनों आई से शुरू हो रही हैं, लास्ट में ऑफ आ रहा है, आपस में आप कंफ्यूज कर जो है हो जाओगे। इंस्पाइट ऑफ का मतलब है बावजूद, इंस्टेड ऑफ का मतलब है बजाय। आई विल हैव टी इंस्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, मैं टी लूँगा कॉफ़ी के बजाय। तो बजाय के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ। तो मुझे यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ को यूज़ नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ को लगाना है, ठीक है। और यहाँ देखो, इंस्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ हिज एज, ही स्टिल लिव्स एन एक्टिव लाइफ। बावजूद उसकी एज के या बजाय उसकी एज के, वो आज भी जीता है एक एक्टिव लाइफ को। हम बात कर रहे हैं उसकी एज के बावजूद, अभी हो गया वो 80 साल का, 85 साल का, उसके बावजूद जो है बड़ा एक्टिव जीवन को जो है लीड करता है। तो बावजूद के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्पाइट ऑफ को, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नहीं करेंगे। ये लिव्स कर लेना है ना, LIVES, लीव्स नहीं लिव्स। चलिए, तो ये समझ गए इन दोनों का बीच का फर्क। अब देखो, इंस्पाइट ऑफ को आप डिस्पाइट भी बोलते हैं, बावजूद को डिस्पाइट भी बोला जाता है, इसके आगे ऑफ ना लगाएं। और इंस्टेड ऑफ को आप रादर देन भी बोलते हैं, अब आप आओ यहाँ पे और मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था। ये जो लुफ्टवाफे है जनरल सपोर्ट टास्क को करेगी बावजूद या फिर बजाय स्पेसिफिक मिशन के। बावजूद स्पेसिफिक मिशन के नहीं, बजाय स्पेसिफिक मिशन के। स्पेसिफिक मिशन को ना करके जनरल सपोर्ट टास्क को परफॉर्म करेगी, समझ गए ना। बजाय तो बजाय का मतलब क्या है, इंस्पाइट ऑफ नहीं, इंस्टेड ऑफ या फिर रादर देन। मुझे पता है आपको दिमाग में थोड़ा घूम रहा है, आपका दिमाग, जो लोग बिगिनर्स हैं, कि सर ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ओवरलोड बैठ रहा है, दिमाग में बैठेगा। पर आप एक बार 10-10 सेंटेंस बना करके तो देखो, इंस्टेड ऑफ रादर देन पे नेट पे सर्च करो, है ना, इंस्टेड ऑफ और रादर देन और इंस्पाइट ऑफ को कैसे यूज़ करना है। एक बार जिस दिन दिमाग ने ग्रास्प कर लिया, जिंदगी भर एरर नहीं करके आओगे इंस्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ के बीच के डिफरेंस पे, ठीक है ना। ग्रास्प करने में टाइम लगता है आधा घंटा, लेकिन एक बार ही करना होता है, ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से मैं आपको सेकेंड सेंटेंस की तरफ ले चलता हूँ। उससे पहले ऐड करूँगा एक छोटी सी चीज़। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलो, हिडन एरर्स हैं इसके अंदर। रोहन जम्प्ड एट हिज फीट टू फैच अ बाइनोक्यूलर्स फ्रॉम द शॉप इन द एंड ऑफ द स्ट्रीट। रोहन जंप कर गया अपने पाँवों पे, रोहन हड़बड़ी में आ गया अपने पाँवों पे। जंप एट, जंप ऑन, जंप बाय, ये ऐसी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे पास। इनका जनरली मतलब यही होता है कि आप हड़बड़ी करो किसी काम में, ठीक है। अभी एक जनरल सा मीनिंग मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो जो रोहन जो है जंप ऐड कर गया अपने पाँवों पे, फैच करने के लिए, लेकर के आने के लिए। फैच का मतलब होता है ब्रिंग करना।
आप किसी को बोल रहे हो ना पानी ले आ भाई, तो आप बोल सकते हो फेच मी सम वाटर या ब्रिंग मी सम वाटर, एक ही बात है। तो लाने के लिए, ब्रिंग करने के लिए एक दूरबीन को और उस दुकान से जो गली के एकदम नुक्कड़ पे थी, एंड पे थी, किनारे पे थी, समझ गए ना। तो खड़ा हुआ, भागा, उसको मैच देखना था, सामने दूर मैदान में चल रहा होगा, तो उसने सोचा मैं एक बाइनोक्यूलर्स ले आता हूँ, दूरबीन से देखूंगा मैच, और शॉप के किनारे जो है, गली के किनारे की दुकान से मुझे मिल सकता है। आ जाए इस पे। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है और इसमें 3 एरर्स हैं, क्लासिक एरर्स हैं। पहले क्या करूँगा, इसको ब्रेक करूँगा। रोहन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, पहला अक्षर बड़ा है, और वैसे भी सेंटेंस का पहला वाला वर्ड है, तो वैसे भी इसको आर हमें बड़ा ही रखना था। तो रोहन हो गया क्या भाई आपका सब्जेक्ट, जंप्ड हो गई आपकी वर्ब। पहला रूल भी पूरा हो गया और दूसरी रूल भी पूरा हो गया। V2 है यहाँ पे, पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट। एड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फीट। फीट क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर होता है फुट, प्लूरल होता है फीट, है ना। सिंगुलर होता है टूथ, एक दांत को बोलेंगे टूथ, और प्लूरल होता है टीथ, है ना। तो ये याद रखें, फीट, जंप एट हिज फीट। और क्यों फीट किया भाई, ये देखो एड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला फीट, हिज एक पॉजेसिव हो गया, इस फीट को मॉडिफाई कर रहा है, उसके खुद के फीट थे। अब ये टू है ना, टू, इसके बाद में आपको V1 लिखी हुई मिली है, एक्चुअल में ये है इन्फिनेटिव। ये आपको बता रहा है क्यों उसने अपने फीट पे जंप किया, क्यों उसने हड़बड़ी दिखाई। वो दिखाई उसने इस काम को करने के लिए। ये है एडवर्ब ऑफ रीजन। इन्फिनेटिव है ना, बहुत काम करता है, नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है। जब ये वाई का रिप्लाई करे, वर्ब से वाई का रिप्लाई करे, तब ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये जंप टू फैच करने के लिए किया था, एडवर्ब ऑफ रीजन, एक इन्फिनेटिव। अच्छा, फैच किसको करना है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है बाइनोक्यूलर्स नाम का ये वाला नाउन। वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, मेन वर्ब बन के आ जाए, इन्फिनेटिव बन के आ जाए, पार्टिसिपल बन के आ जाए, जीरेंट बन के आ जाए, जब उसके बाद कोई नाउन वट या हुम का रिप्लाई कर दे, वो नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वट का रिप्लाई कर रहा है दूरबीन, तो बाइनोक्यूलर्स इसका ऑब्जेक्ट है। अब फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है शॉप। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एंड। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्ट्रीट। बस सिंपल सा सेंटेंस है। एक बार फिर से ब्रेक कर दूं, रोहन सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब, एड प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट है फीट। टू फैच हमारा एक इन्फिनेटिव है जो कि एडवर्बियल इन्फिनेटिव है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव, ठीक है, वाई का रिप्लाई कर रहा है। इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है बाइनोक्यूलर्स, इसने व्हाट का रिप्लाई किया इस इन्फिनेटिव से, तो ऑब्जेक्ट बन गया। और फ्रॉम का ये, इन का ये, और ऑफ का ये। अब कहोगे सर इसमें एरर कहाँ है, देखो इसमें एक नहीं 3 एरर्स हैं। आ जाओ ध्यान से समझते हैं। ये मैंने सेंटेंस है ना हिंदू से नहीं लिया, अपने दिमाग से बनाया, जानबूझ के बनाया, क्योंकि ऐसी एरर्स जो हैं वो बहुत लोग मिस करते हैं। सबसे पहले जंप, जंप 2 फ्रेजल वर्ब्स बनाती है, जंप टू और जंप एट। जंप एट और जंप टू। जंप एट का मतलब होता है किसी चीज़ को फटाफट, ऑफर को फटाफट जो है क्विकली एक्सेप्ट कर लेना। मैं आपको बोलता हूँ यार तुम्हारा 10 रुपये का पेन है आपका, ठीक है, मुझे पसंद आ गया, आपको मैंने बोला भाई दे दो मुझे, आपने बोला नहीं दूंगा, मैंने बोला ले 1000 रुपये, पेन तो मुझे ही चाहिए ये वाला, ये मैं ही रखूँगा। आपने इस ऑफर पे जंप ऐड किया, समझ गए ना, आपने इस ऑफर पे फटाफट से हड़बड़ी दिखाई, एक्सेप्ट किया इसको क्विकली, आपने बोला ले भाई ले 1000 रुपये ले, अभी अभी दे और ले पेन मेरा ले जा, ठीक है ना। तो जंप ऐड यही होता है, आपको मौका मिला विदेश जाने का, आपने जंप ऐड किया, आपने फटाफट एक्सेप्ट कर लिया उस मौके को और बोला कि हाँ मैं जाऊँगा। अब देखो जंप टू क्या होता है, इसका मतलब होता है हड़बड़ी करना नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में हड़बड़ी करना। आपको गली में आवाज़ सुनाई दी, अब भाग करके भागे, है ना, एकदम से अपना चप्पल वप्पल छोड़ के भागे, तो अब जंप टू योर फीट करेंगे, समझ गए। अब मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स को कुछ सेंटेंसेस के अंदर। इंस्टेड ऑफ, देखो इंस्टेड ऑफ का मतलब है बजाय, जानते हो ना, इंस्टेड ऑफ कह रहा है रादर देन या इंस्टेड ऑफ बजाय जंपिंग करने के एक कंक्लूजन पे, हड़बड़ी में एक कंक्लूजन पे आने के। जो एक जज है वो हमेशा लिसन टू करता है, सुनता है दोनों ही पालों को, दोनों ही साइड्स को एक आर्गुमेंट की। तो जज ऐसा नहीं होता पहले पुलिस ने कुछ बताया और चोर को सजा दे दी, चोर से भी सुनेगा उसने चोरी क्यों की, है ना, दोनों की बातों को सुनने के बाद ही अपना कंक्लूजन बनाता है। तो कंक्लूजन पे जज साहब कभी भी हड़बड़ी नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात नहीं हो रही, मेक हेस्ट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे टू को। इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द कंक्लूजन अ जज ऑलवेज लिसन टू द बोथ साइड्स ऑफ एन आर्गुमेंट, ठीक है। अगला देखो, ऑल ऑफ अस जम्प्ड एट या टू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द यूएस। हम सभी ने क्विकली एक्सेप्ट कर लिया, हम सभी ने उत्साहित होकर के स्वीकार कर लिया उस अपॉर्चुनिटी को जो काम करने की थी अमेरिका के अंदर। अब भाई यहाँ पे जंप एट आएगा, क्विकली एक्सेप्ट किया है, हड़बड़ी नहीं की है गलत वे में, नेगेटिव वे में, तो जंप एट को आपको यूज करना है। अब यहाँ बताओ मुझे रोहन ने क्या किया है। रोहन अपने पाँवों पे हड़बड़ी करके गया,
बाइनोकुलर्स लेने के लिए उसने पाँवों को एक्सेप्ट नहीं किया, हड़बड़ी की है, एट की जगह लगाऊंगा मैं टू। एरर नंबर 1, समझ गए ना। रोहन जम्प्ड टू हिज फीट टू फैच अ बाइनोकुलर्स। अब आओ अगले वाले पे। सेकंड वाला थोड़ा इजी है और थर्ड वाली एरर तो बहुत ही खतरनाक है। सेकंड वाली एरर क्या है, इंग्लिश में बहुत सारे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल में यूज होंगे, जैसे पजामा, ट्राउजर, पैंट, जीन्स और शूज़। ऐसा क्यों? इन सब के दो दो पार्ट होते हैं। पैंट में 2 पाँव होंगे, जीन्स में भी 2 पाँव होंगे, पजामे में 2 पाँव होंगे, ट्राउजर में 2 पाँव होंगे और शूज़ भी हमेशा 2 ही होते हैं। एक जूता पहन के कोई बाजार में नहीं जाता। तो ये सब 2 पाँव वाले, 2 मतलब 2 पार्ट्स वाले जो हैं सारे के सारे क्लोथिंग पीस, जो पीस ऑफ क्लोथिंग है, इनको आपको हमेशा यूज़ करना है प्लूरल के अंदर। वैसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनके 2 हिस्से होते हैं, जैसे कि सन ग्लासेस, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, तीनों का मतलब है चश्मे, ठीक है ना। सन ग्लासेस मतलब धूप के चश्मे, ये जनरल चश्मे। स्पेक्टेकल्स मतलब आंख को नज़र वाले चश्मा। हेडफोन्स, हमेशा हेडफोन्स के क्या होते हैं, 2 कान होते हैं, है ना, हेडफोन्स। ईयरफोन्स भी हेडफोन्स का ही दूसरा नाम है। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, जिसके भी 2 काम होते हैं। इसकी 2 आंखें होंगी, एक आंख इधर और एक आंख इधर, है ना, दूरबीन। और भी बहुत सारे हैं, प्लायर्स हैं, सीजर्स हैं। सीजर्स मतलब कैंची, कैंची में भी 2 होंगे, एक इधर एक इधर। तो ये इक्विपमेंट जिनके 2 पार्ट होते हैं, ये सभी के सभी इक्विपमेंट और सारे के सारे कपड़े जिनके 2 पार्ट होते हैं, हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे एक दुविधा आ जाती है। देखो, आई बॉट अ न्यू ट्राउज़र टुडे, मैंने एक नया ट्राउज़र जो है आज खरीदा। सर आपने बताया ट्राउज़र को तो एस लगा के यूज़ करना है, तो यहाँ पे अ कैसे लगाऊँ? तो इस आ को निकाल देते हैं। फिर आप बोलोगे सर ट्राउज़र तो मैंने एक ही खरीदा है, आपको मुझे अ तो लगा के बताना ही पड़ेगा। अगर 2 खरीदे हैं तो 2 लगा दो, 1 लगाओ, है ना। तो इस अ को हटा नहीं सकते आप और इस ट्राउज़र को एस लगा के आपको लिखना है। अब इसका इलाज क्या करें? आप क्या करो, यहाँ लिख दो अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। समझ गए? ऐसे ही लिखा जाता है इसको। अगर 1 खरीदा ना तो अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अगर 10 खरीदे तो 10 न्यू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। पर ये हमेशा ट्राउजर्स ही आएगा और यहाँ पे आप बीच में पेयर लगा करके आगे संख्या को बता दें। वैसे ही शी लॉस्ट हर 2 हेडफोन्स ड्यूरिंग द जर्नी, उसने अपने 2 हेडफोन्स को खो दिया। देखो हेडफोन्स ये भी ठीक है और 2 ये भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ लिखें 2 पेयर्स ऑफ हेडफोन्स ड्यूरिंग द जर्नी, 2 pairs of binoculars, 1 pair of binoculars, 2 pairs of spectacles, 5 pairs of jeans, 3 pairs of pajamas, 2 pairs of earphones। समझ गए ना? बैठ गया दिमाग में? अब बताओ मुझे, रोहन क्या लेने गया था? एक बाइनोकुलर्स को लेने गया था। यहाँ पे ए लग रहा है, पीछे एस लग रहा है, या तो इस एस को निकाल दो तो भी गलत है ना। इस एस को रखना जरूरी है। अब क्या लिखो, यहाँ पे लिखो अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। समझ गए? ये है आपकी सेकंड एरर इसी सेंटेंस के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट एरर पे। अगर वीडियो समझ में आ रही है, कुछ नया सीख रहे हो, आपको लग रहा है क्वालिटी कंटेंट है, तो इसको एक शेयर जरूर से दें। और अगर वो भी ना कर पाए तो कम से कम एक लाइक जरूर से दें, है ना। आपके लाइक्स और शेयर्स की वजह से ही इन वीडियो को लाने का मेरा मन करता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एरर है हमारी इन वर्सेज एट की बिगनिंग और एंड के साथ में। कहीं कहीं आप देखोगे इन द बिगनिंग और कहीं कहीं देखोगे इन द एट द बिगनिंग, कहीं कहीं देखोगे इन द एंड और कहीं कहीं देखोगे एट द एंड। तो कैसे चूज करें इन और एट को कैसे लगाया जाए बिगनिंग और एंड नाम के इन नाउन्स के साथ? देखो यहाँ पे बिगनिंग, जब भी एंड या बिगनिंग हो, टाइम की बात हो, वक्त की, तो आप यूज़ करें इन को, और जब भी पोजीशन की बात हो तब आप यूज़ करें एट को। बहुत आसान है, ध्यान से समझो। इन द बिगनिंग या एट द बिगनिंग आई फाउंड दिस मूवी इंटरेस्टिंग। शुरुआत में इस मूवी को मैंने इंटरेस्टिंग पाया, इसको रुचिकर पाया, बाद में मुझे बोरिंग लगने लगी। मुझे यहाँ बताओ, यहाँ किसी पोजीशन की बात हो रही है क्या? पोजीशन मतलब फिजिकल पोजीशन। भाई शुरुआत में हमने एक सफ़र की शुरुआत की थी, तो वहाँ पे आपने सफ़र जो है शुरू किया था, एक फिजिकल पोजीशन थी जहाँ पे 0 था आपका माइलस्टोन। फिर आप आगे बढ़े अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे 100 हो गया माइलस्टोन। तो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपके सफ़र में। सफ़र की शुरुआत कर रहे हो तो आप मान सकते हो कि एक पोजीशन की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक टाइम पीरियड की शुरुआत की। समझ गए ना? मूवी जब शुरू हुई थी उस टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ। तो याद रखें, जब भी टाइम पीरियड की शुरुआत या एंड हो तब आप यूज़ करेंगे इनको। आप लिखेंगे इन द बिगिनिंग आई फाउंड दिस मूवी इंटरेस्टिंग। अगर आप यूँ लिख देते ना एट द बिगिनिंग आई फाउंड दिस मूवी इंटरेस्टिंग, तो वो गलत हो जाएगा, एट आ ही नहीं सकता। समझ गए? अब यहाँ देखो, ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप इन या एट एंड लिख देना यहाँ पे, है ना, एट द एंड। ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप इन या एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। हमेशा एक सेंटेंस के आखिर में एक फुल स्टॉप को लगाएं। देखो ये सेंटेंस है, ये पेपर है,
सेंटेंस आपने लिखा, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। फिजिकल पोजीशन आ चुकी है, अगर फिजिकल पोजीशन आ जाए तब इनका कोई काम नहीं है, आप यूज़ करेंगे एट को। ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड, यहाँ द एंड ऐड कर लेना, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। वैसे ही माई हाउस इज सिचुएटेड इन या एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मेरा घर स्थित है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है गली के नुक्कड़ पे। देखो ये गली है, गली का नुक्कड़ है, वहाँ पे जाके मेरा घर है। फिजिकल पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इन द एंड नहीं, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। समझ गए ना, टाइम और फिजिकल पोजीशन को आपको चेक करना है। फिजिकल पोजीशन के लिए एट और टाइमिंग के लिए इन। अब मुझे ये बताओ, रोहन जो बाइनोकुलर्स लेने गया था वो गली के एंड पे थे, किनारे पे थे, यहाँ पे पोजीशन आ चुकी है, अब इन नहीं, अब यहाँ पे लगाओगे एट। समझ गए? तो 3 एरर्स हैं मेरे भाई, यहाँ पे आएगा 2 एरर नंबर 1, यहाँ पे आएगा पेयर ऑफ एरर नंबर 2 और यहाँ पे आएगा एट एरर नंबर 3। कूल एरर्स है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस करवा रहा हूँ आज का। अगला सेंटेंस आपको खुद से करना है, एज ए क्विज मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने उस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। फटाफट से इसको पढ़ेंगे पहले। ईच सोल्जर एंड डिप्लोमेट ऑफ द यूएस हैव बीन evacuated from Afghanistan following the Taliban siege, while many civilians and tourists are still stranded। कह रहा है हर सोल्जर और डिप्लोमेट जो है अमेरिका का, उसको इवैक्यूएट कर दिया गया है, निकाल लिया गया है। इवैक्यूएट करना मतलब रेस्क्यू करना है ना, बचाना। उसको इवैक्यूएट करके बचा लिया गया है, निकाल लिया गया है अफगानिस्तान से। और कब? फॉलोइंग यानी कि बाद में, आफ्टर तालिबान के हमले के, तालिबान के सीज के, जो कब्जा तालिबान ने जमाया है। कह रहे जबकि बहुत सारे सिविलियन और टूरिस्ट जो हैं अभी भी स्ट्रैंडेड हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है स्टक, किसी जगह पे आप फंस जाओ, है ना, निकल ही ना पाओ, तो यू कैन से आई एम स्टक एट दिस प्लेस और आई एम स्ट्रैंडेड एट दिस प्लेस, है ना। चलो सेंटेंस समझ गए। अब आओ इसमें पहले ब्रेक करना और फिर निकालना एरर्स को। ईच सोल्जर एंड डिप्लोमेट, ईच क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या करता है ये? डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, 1000 बच्चे बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की है, ठीक है। सारे के सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की है, तो मैं बोल दूंगा ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन मैं यूं कहना चाहूँ हर एक बच्चे ने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की है, सबने तो की है, लेकिन मैं एक एक की बात कर रहा हूँ। मोहन, सोहन, सुनीता, है ना, सब की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ईच को। ये ऑल वाला ही मीनिंग देता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के बताता है, देखो इसने भी की है, इसने भी की है, इसने भी की है। और ये इसकी खासियत है, अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है। तो ईच सोल्जर एंड ईच डिप्लोमेट। अगर ईच इस तरह से आ जाए ना, एडजेक्टिव बन के बीच में ऑफ ना लगाओ, तो ईच हमेशा अपने बाद में सिंगुलर नाउन को लेता है, तो बिल्कुल ठीक है। ये सोल्जर एंड डिप्लोमेट बन गया आपका सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट कैसे? बीच में एंड कंजंक्शन आ रही है ना, और ईच बन गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो इनको मॉडिफाई कर रहा है। आगे बढ़ो। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यूएस। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसके आगे हमेशा द लगता है। अमेरिका, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, यूएई, जिनके अंदर प्लूरलिटी होती है ना, जिनके पीछे एस आ जाए या जिनमें प्लूरल जो है फीलिंग आए। यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो द हमेशा लगेगा। आगे बढ़ो। देखो सब्जेक्ट को आपको देनी है वर्ब। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। सोल्जर एंड डिप्लोमेट, ठीक है। सोल्जर एंड डिप्लोमेट तो प्लूरल हो गया, है ना। राम और श्याम प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब आई हुई है हैव बीन इवैक्यूएटेड। वर्ब भी है प्लूरल में। रूल नंबर 1 भी पूरा हो गया, रूल नंबर 2 भी पूरा हो गया। सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गई। आगे बढ़ो। इवैक्यूएट किया फ्रॉम अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, ए बड़ा होगा, फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। फॉलोइंग मतलब बाद में, आफ्टर, ठीक है। अब आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तालिबान का सीज। फॉलोइंग और आफ्टर प्रेपोजिशन होती हैं, इनका ऑब्जेक्ट लेना होगा। इनको ऑब्जेक्ट हो गया तालिबान सीज। यहाँ पे तालिबान भी एक नाउन है, सीज भी एक नाउन है। दोनों नाउन मिल करके एक कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। तालिबान सीज का मतलब है तालिबान का कब्जा, ठीक है, तालिबान सीज। अब देखो आई वाइल नाम की कंजंक्शन। वाइल कंजंक्शन क्या करेगी? अपने बाद में एक और नए सब्जेक्ट को लेकर के आएगी। नया सब्जेक्ट आ गया सिविलियंस, सब्जेक्ट नंबर 2। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है टूरिस्ट, सब्जेक्ट नंबर 2, एंड से जुड़े हुए हैं। मैनी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। वाइल कंजंक्शन के बाद सिविलियंस एंड टूरिस्ट हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल हो गई वर्ब नंबर 2। अच्छा, लिंक वर्ब आई हुई है, अपने बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेगी। तो यहाँ पे स्ट्रैंडेड नाम के एडजेक्टिव को इसने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है। शी इज सक्सेसफुल, ही इज गुड,
टूरिस्ट आर स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फंसा हुआ, इसको आप स्टक भी बोल सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टिल एडवर्ब है यहाँ पे, एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर इसमें एरर्स को निकालना है। पहला सब्जेक्ट है सोल्जर एंड डिप्लोमेट, दूसरा सब्जेक्ट है सिविलियंस एंड टूरिस्ट, बीच में आ रही है वाइल नाम की कंजंक्शन दोनों सब्जेक्ट को मिलाने के लिए। इस सब्जेक्ट की वर्ब है हैव बीन इवैक्यूएटेड, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1, और इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2 है आर। ठीक है, ये पैसिव में है और ये एक्टिव में है, लिंक वर्ब है। बाकी सब प्रेपोजिशन है। ऑफ का ऑब्जेक्ट है यूएस, फ्रॉम का अफगानिस्तान, फॉलोइंग का तालिबान सीज। ठीक है, मैनी यहाँ पे एक जो है एडजेक्टिव है, सिविलियंस को मॉडिफाई कर रहा है, सिविलियंस और टूरिस्ट को, सब्जेक्ट नंबर 2 को, और ईच भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो सोल्जर और डिप्लोमेट को जो है सब्जेक्ट 1 को मॉडिफाई कर रहा है। बस इतना ही तो है। अब आ जाओ, इसको अपने तोड़ के देख लिया अपन ने, अब इसमें एरर निकालनी है। बहुत कूल एरर्स हैं इसमें, ध्यान से समझना। देखो ईच है ना, ईच अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है, एडजेक्टिव बनता है तो अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है, उसके सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा चाहे इसके बाद में कितने भी नाउन्स आ जाएं। मैंने आपको बताया ना, ईच सोल्जर, 15,000 सोल्जर थे, तब भी मैं यहाँ पे सोल्जर लिख रहा हूँ और सोल्जर को सिंगुलर वर्ब दूंगा। अब चाहे यहाँ पे एंड लगा के आप डिप्लोमेट लिख दो ना, फॉर्मूला वही का वही रहेगा। ईच तो एक एक को पकड़ने वाला है, सोल्जर को भी एक एक करके पकड़ेगा, डिप्लोमेट को भी, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ईच के बाद में अगर कोई नाउन एंड लग के भी आ जाए, उसका फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। ईच सिंगुलर ही वर्ब लेगा और सिंगुलर ही प्रोनाउन लेगा। मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। ईच गर्ल इन द ग्रुप was या were wearing a blue wrist band around her या their left wrist। हर लड़की जो ग्रुप में थी वो वेयर कर रही थी, पहनी हुई थी एक नीले रंग के रिस्ट बैंड को अपनी लेफ्ट रिस्ट के चारों तरफ अराउंड। अब देखो ईच के बाद में गर्ल आया, सिंगुलर है, इस गर्ल की, ईच गर्ल की वर्ब होगी सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉज लिखूंगा, वर्ब नहीं आएगा। और यहाँ पे इस गर्ल के लिए हर नाम का प्रोनाउन यूज होगा, देयर भी नहीं आएगा। इतना आप समझ गए। अगला सेंटेंस देखो, ईच गर्ल एंड बॉय। अब आप बोलोगे सर दोनों हो गए, फिर भी ईच सिंगुलर ही लेगा, तो ईच बॉय एंड गर्ल या गर्ल एंड बॉय इन द ग्रुप, अगेन आपको चूज करना है, यहाँ पे वॉज को वर्ब को चूज नहीं करना है। समझ गए ना, गर्ल एंड बॉय होने के बावजूद ईच तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो कह रहा है हर लड़का और लड़की जो है ग्रुप में पहना हुआ था ब्लू रिस्ट बैंड को, और किसके अराउंड, अपनी लेफ्ट रिस्ट के अराउंड। अब यहाँ पे भी आपको सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए, देयर तो नहीं आएगा, आप यहाँ पे यूज करेंगे हिज और हर, बीच में लिखेंगे हिज और हर। समझ गए ना, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, यूज सिंगुलर ही करना है। बीच में एंड आ जाने के बावजूद ये वाला पूरा नाउन सिंगुलर ही बिहेव करने वाला है इस ईच की वजह से। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ क्या करना है, सोल्जर और डिप्लोमेट दोनों हैं, एंड लगा हुआ है, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, तो मैं क्या करूँगा, हैज़ बीन इवैक्यूएटेड। समझ गए ना, तो यही आपको छोटा सा काम करना था, हैज़, हैव को बदलना था हैज़ में, एरर नंबर 1। अब लास्ट एरर है, फिर उसके बाद आपका क्विज का क्वेश्चन आएगा। लास्ट एरर बड़ी कूल है, ध्यान से समझो। एक होता है मैनी और एक होता है मैनी अ, दोनों में फ़र्क क्या है, जो कि ऑल और ईच में होता है। ऑल क्या बताता है, सभी को, और ईच बताता है सभी में से एक को। मैनी का मतलब होता है काफ़ी सारे, और मैनी ए का मतलब होता है काफ़ी सारे में से एक एक करके सभी, है ना। जो ऑल और ईच में फ़र्क है वही मैनी और मैनी अ में है। मैनी अ अपने बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को लेता है, ध्यान से समझो। मैनी ग्रेट मैन या मैन राइजेज या राइज फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स। बहुत सारे ग्रेट मैन जो हैं, बहुत सारे जो महान लोग जो हैं, आदमी जो हैं, वो राइज करते हैं बहुत ही निचले बैकग्राउंड से, हम्बल बिगिनिंग से। बहुत ही उनकी शुरुआत जो होती है हम्बल होती है, छोटा मोटा काम करते हैं, बाद में ग्रेट बनते हैं। समझ गए। यहाँ पे क्या आ रहा है शुरू में, मैनी, मैनी अपने बाद में लेता है प्लूरल, तो मैं यहाँ लगाऊंगा मैन को। जानते हो ना, मैन जो होता है प्लूरल, मैन होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगा मैन, तो मैनी ग्रेट मैन। और इसके साथ में वर्ब आएगी प्लूरल, तो यहाँ पे लिखूंगा राइस, राइजेस को निकाल दो, यहाँ पे लिखूंगा राइस। लेकिन अब अगले सेंटेंस को देखो, मैनी अ लिखा हुआ है या मैनी एन लिखा हुआ है, ए भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। मैनी ए या एन एक्टर या एक्टर्स हैव या हैज़ प्लेड अ विलेन इन हिज या देयर लास्ट मूवी। बहुत सारे एक्टर्स ने प्ले किया है भूमिका को एक विलन की अपनी लास्ट मूवी के अंदर। समझ गए। अब देखो यहाँ पे मैनी एन होने की वजह से तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एक्टर को। अच्छा, एक्टर की वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी हैज़, और साथ में एक्टर के लिए प्रोनाउन कौन सा होगा, प्रोनाउन होगा हिज, ना कि देयर। सेंटेंस ऐसा बनेगा, मैनी एन एक्टर हैज़ प्लेड अ विलेन इन हिज लास्ट मूवी। समझ गए ना, इस एन की वजह से सब कुछ सिंगुलर चल रहा है। ये सारे एक्टर्स की बात कर रहा है, लेकिन एक एक करके, पहले इस एक्टर की बात करेगा, फिर उस एक्टर की बात करेगा, इस भाषा के, इस देश के, इस कंट्री के, है ना।
तो इस तरह से एक एक की बात करने की वजह से मैनी अ जो है या मैनी एन जो है हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब को लेता है। इसमें कन्फ्यूजन होती है कुछ लोगों को। यहाँ देखना, मैनी अ या टाइम्स पॉलिटिशियंस हैज़ या हैव प्रॉमिस टू डेवलप द सिटी। आपने इस फॉर्मूला को समझ लिया। आप क्या करोगे, यहाँ पे अ के बाद में टाइम लिखोगे, टाइम्स को निकाल दोगे और पॉलिटिशियन का एस निकाल दोगे और यहाँ पे हैज़ को लिखोगे। आप बोलोगे मैनी अ टाइम पॉलिटिशियन हैज़ प्रॉमिस टू डेवलप द सिटी, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिशियन सही है और यहाँ पे हैव आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वर्ब है ना, वर्ब और ये पॉलिटिशियन है, इसका मैनी ए से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैनी ए नाम की जो प्रेपोजिशन है या जो एडजेक्टिव है, इसको आपने टाइम या टाइम्स नाम का नाउन दे दिया है। अब ये पॉलिटिशियन वाला क्लोज पूरा अलग है। यहाँ पे एक्टर्स की वर्ब थी, एक्टर्स के लिए प्रोनाउन आया था, लेकिन यहाँ पे टाइम के लिए यहाँ पे प्रॉमिस नहीं आया। ये प्रॉमिस जो है ना, है प्रॉमिस्ड, या है पॉलिटिशियंस के लिए। तो ये पूरा क्लोज ही अलग है। इस क्लोज में आपको ये पंगे नहीं लेने हैं। यहाँ पे हैव लगा के आओ, हैज़ को निकाल दो। बस मैनी अ के साथ में ध्यान रखो, जो भी फ्रेज या क्लोज बना रहे हो उसके अंदर सिंगुलर नाउन को प्रीफर करेंगे, प्लूरल को निकाल देंगे। तो मैनी अ टाइम पॉलिटिशियंस हैव प्रॉमिस टू डेवलप दिस सिटी। समझ गए? चलो आ जाओ फटाफट से। अब मुझे बताओ कितने टूरिस्ट फंसे हुए हैं? बहुत सारे फंसे हुए हैं, लेकिन मैनी अ सिविलियन और टूरिस्ट सिंगुलर वर्ब आएगी इनके लिए, तो आर की जगह लगाऊंगा इज। चलिए इसी के साथ रैप अप करेंगे आज के सेशन को। थोड़ा लंबा भी हो गया क्योंकि एरर्स बहुत सारी थी। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको आपको खुद से ब्रेक करके एरर्स को निकालना है। एरर्स इसमें मिलेंगी कम से कम आपको 2-3, कम से कम बता रहा हूँ मैं, और भी हो सकती हैं, है ना। 2-3 तो मुझे दिख रही हैं, और भी मैंने कर दी होगी। एरर पहले अपने दिमाग से निकालो, फिर जाना कमेंट्स में, इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में एरर को चेकआउट करना। आपकी एरर्स मेरी एरर से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और जितने आपको मार्क्स मिले, मान लो 4 एरर्स हैं तो 4/4 आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर चारों के चारों आप पकड़ लोगे तो ज़रूर से बताना कमेंट्स में। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें वीडियो को। हाँ, साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया, जिनकी भी क्वेरीज है, कोर्स लिया है नहीं चल रहा है, कोई भी दिक्कत है, 7014697065 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। कोर्स लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस नंबर पे मैसेज करें। यहाँ पे कस्टमर केयर का एक बंदा बैठा है, वो आपको सब रिप्लाईज कर रहा है, मैं भी करता हूँ बीच बीच में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।